नमस्कार, मैं जीके राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन नेटवर्क। पटना में हूं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रिय रंजन जी हैं। इनसे हमारी खास बातचीत होगी और इनसे हम जानेंगे, चूँकि बहुत पुराना लंबा सफ़र इनका पत्रकारिता जगत में रहा है। बहुत सारा अनुभव भी इनके साथ हमने शेयर किया है और जाना है कि ये अब पत्रकारिता को छोड़कर राजनीति में कदम रखे हैं। क्या उद्देश्य है इनका, ये जानते हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल न्यूज़ लाइन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे ये बताइए कि आप पत्रकारिता जगत को छोड़कर आप चुनाव में आए हैं। एमएलसी के चुनाव होने वाला है, आप उसमें कैसे देखते हैं, सब बताइए। देखिए, मैं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा ये कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। पत्रकारिता छोड़कर भी मैं और 2 साल नौकरी कर सकता था और राजनीतिक उद्देश्य अगर होता तो मैं किसी छोटे विधानसभा क्षेत्र का चयन करके वहाँ चुनाव लड़ लेता। ये राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, इसलिए मैंने ये बहुत बड़ा एक संकल्प मैंने लिया है। वो संकल्प कहिए मेरे पिताजी ने मुझे दिलाया है और मेरे पिताजी को दिया हुआ जो वचन है उसको पूरा करने के लिए ये 42 विधानसभा क्षेत्र, 7 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी और 8 जिले में फैले इस विशाल क्षेत्र का मैंने चयन किया है। ये कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं लड़ रहा हूँ। वो संकल्प ये है मेरे पिताजी ने बहुत लंबे संघर्ष के बाद उनकी पीढ़ी के, नॉट ओनली माय फादर बट उस पीढ़ी के तमाम शिक्षकों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन करके 17-18 साल का लंबा समय था और वो आंदोलन के बाद 2 अक्टूबर 1980 को बिहार के तमाम 3000 विद्यालयों का सरकारीकरण उन्होंने कराया। बाद में 2005 में जब नियोजन नीति बनी, 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेंशन बंद कर दिया, तो उससे सभी कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक सभी प्रभावित हुए। लेकिन जब 2005 में नियोजन नियमावली बनी शिक्षकों के लिए और नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो राज्य सरकार या और भी जो व्यवस्था थी उनका, देश के सारे राज्यों ने नियोजन पद्धति से शिक्षकों की बहाली शुरू की। अब ये व्यवस्था ऐसी हो गई कि वो सरकारी विद्यालय में काम तो करते हैं परंतु सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। अब सरकार ने 2 अक्टूबर 1980 को जब सरकार स्कूलों का अधिग्रहण किया था, तब हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई संपत्ति, दान में दी गई जमीन, बिल्डिंग, उपस्कर, सारे चीज़ सरकारी हो गए। वो सरकारी हो गए। अब सरकार ने उन चीज़ों को अपने पास रख लिया और बाकी शिक्षकों को गैर सरकारी बना दिया। उनको एक दूसरा, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। मतलब ये कि अपनी कलम की ताकत से आप लगातार जो है सरकार को संज्ञान में देते रहें, फिर भी सरकार संज्ञान नहीं ली। अब आप असेंबली में जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर और आवाज़ को रखना चाहते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कलम की ताकत तो होती है, बहुत बड़ी ताकत है। लोकतंत्र का 14 स्तंभ है। हम लोगों ने जितना करना था लिखा पढ़ा, लेकिन सरकार की अपनी ये है। लेकिन जब तक सरकार का मसला, जब तक ये मसला सदन में नहीं उठेगा, जब तक इन मसलों पर सरकार पर दबाव नहीं बनेगा, सारे शिक्षक के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ आंदोलन नहीं करेंगे। शिक्षक आज आंदोलन करते हैं, सड़क पे आते हैं, लाठी खा के फिर वापस चले जाते हैं, तो उनके इस आंदोलन का कोई प्रतिफल मुझे नहीं दिखता है। हम लोग अखबार वाले 2-1 दिन उसको छाप देते हैं, फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन अगर सदन में इस बात को सदन में ये बात उठेगी और लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है उस पर जब ये बात उठेगी, तब सरकार पर एक नया दबाव बनेगा और सरकार, हमको लगता है कि इस पर विचार करने के लिए बाध्य होगी। बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार है और आप आरजेडी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। जी जी। आपको बहुत सम्मान भी दिया जाता है पार्टी में। क्या अभी ये बात को रखा जाए, जो तमाम बात आपने कहा, तो क्या इस पर एक्शन नहीं होगा? सर, बिल्कुल होगा सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सरकार हमारी नहीं है, हम सरकार में शामिल हैं, हम भी सरकार में शामिल हैं। और आपको एक बता दें कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ही एक ऐसे नेता देश में हैं, मैं पूरे फक्र के साथ इस बात की कह रहा हूँ कि हमारे नेता देश में एक ऐसे इकलौते नेता हैं जिन्होंने रोजगार को अपना मुद्दा बनाया है। वरना जात पात, रंग भेद, इन्हीं चीज़ों पे, धर्म भाव, इन्हीं चीज़ों पे चुनाव लड़ा जाता रहा है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इन लोगों ने
एक ऐसा माहौल बनाया है कि अब इन मसलों से अलग हट के रोजगार का मुद्दा, लिहाजा हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी यह है। देश के 7 राज्यों में, देश के राज्यों में 1 लाख की आबादी, देश की औसत जो है 1 लाख की आबादी पर 30 महाविद्यालय हैं, 30 कॉलेज हैं, लेकिन बिहार में 1 लाख की आबादी पर मात्र 7 कॉलेज है। ये हमारी मैनिफेस्टो का बात है, 7 कॉलेज है, और उसमें भी 40% कॉलेज जो हैं, 40% जो कॉलेज हैं वो निजी हाथों में संचालित हैं। अब ये बताइए कि इसका मतलब है कि राज्य की उच्च शिक्षा की आधी व्यवस्था निजी हाथों में चल रही है, और उन विद्यालयों के, महाविद्यालयों के शिक्षक जो हैं 1986 में अंतिम बारंगारियों की नज़र में जिनकी कोई महत्ता नहीं है, काम सब शिक्षक करेंगे। एक चीज मैं इस जगह पे रोकना चाहूंगा आपको। आपने अपनी कलम की ताकत से लगभग 30 वर्षों तक बहुत सारी मुद्दाओं को रखा है लोगों के बीच में, और लगभग जो भी लीडर हो या अधिकारी हो संज्ञान लिया है, उस पर काम भी हुआ है। लेकिन हम ये आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आप जब अब राजनीति में आ गए हैं तो अंतिम पायदान पे बैठे जो लोग हैं, जो किसान मजदूर और उनके बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, और बाकी जो आप देख रहे हैं कि प्राइवेट विद्यालय में, तो यहाँ एक निजीकरण और एक सरकारी, तो वहाँ देखेंगे तो अधिकारी के बच्चे ना ही तो सरकारी विद्यालय में पढ़ने जा रहा है, ना ही किसी नेता के बच्चे। तो इस संबंध में आपका क्या राय है? देखिए, ये व्यवस्था सरकार को करनी है, और ये उनकी अपनी प्राथमिकता है कि वो प्राथमिक विद्यालय में, वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाएं या सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। लेकिन कोई अगर इस बिना पर सरकारी विद्यालय को कह दे कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक योग्य शिक्षक हैं, सारे योग्य शिक्षक हैं, अगर सरकारी विद्यालय और गैर सरकारी या अनुदानित विद्यालय यहाँ पढ़ाई नहीं होती तो टॉप 10 में ये लड़के कैसे आते? टॉप 10 क्या, हमारे आप देख लीजिएगा, हम लोग जब पढ़ते थे, हमारा समय जब था तो नेतरहाट ही टॉप किया करता था। ठीक है, नेतरहाट के स्कूल के, हमारे समय में बक्सर जिले के पुलिया स्कूल का 1976 में पुलिया हाई स्कूल एक है बक्सर जिले में, वहाँ का लड़का टॉप किया था। तब हम लोग उसको देखने गए थे कि आखिर वो क्या है पढ़ाई। बिल्कुल अच्छी बात है, सरकारी व्यवस्था में पढ़ाई जो है सरकारी शिक्षकों द्वारा सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अब उनकी प्राथमिकता तय करनी तो गार्जियन को है। गार्जियन अपनी पॉकेट की व्यवस्था और अपने छात्र की दिमागी व्यवस्था की स्थिति, माने उनकी जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के आधार पर वो स्कूलों का चयन करते हैं। उससे मुझे बहुत इत्तेफाक, हम बहुत उससे मतलब हमको नहीं है। हमारा मकसद उद्देश्य है कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं, जो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, वो सरकारी संस्था में काम करते हैं और वो सरकारी कर्मचारी घोषित होना चाहिए उनको। सरकारी संस्था में काम करने वाला व्यक्ति कभी गैर सरकारी नहीं हो सकता है। अच्छा सर, अब ये मुझे बताइए कि अब लगातार आपका दौरा जो है फील्ड में देखा जा रहा है जी, आपका कौन कौन सी मुद्दा है जो एमएलसी का चुनाव आप लड़ रहे हैं जी? शॉर्ट में हम मैंने बस मेरा 3 ही मुद्दा है। सरकारी कॉलेज में नियोजित शिक्षकों का सरकारी कर्मचारी घोषित कर उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित करें। जो भी एफिलिएटेड कॉलेज मानदंड को पूरा करते हैं उनका अंगीभूतीकरण हो, और राज्य के 715 विद्यालयों का सरकारीकरण हो। बताएं सर, आप किस पद पे हैं? सबसे पहले मुझे ये बताइए। मैं बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? हम जितने भी अनुदानित कॉलेज और स्कूल हैं, एक लंबी लड़ाई के बाद में सन 8 में सरकार ने परफॉर्मेंस के आधार पर अनुदान देने का निर्णय लिया। उसमें भी नियमित अनुदान नहीं मिल रहे हैं। हम संगठन में के माध्यम से जब संघर्ष में थे तो हम प्रिय रंजन जी के संपर्क में थे। इनके अंदर जो शिक्षक और शिक्षकों के उद्धार हेतु जो मन में जज्बा थी और समय समय पर इनकी लेखनी चलती रहती थी, तो हम लोग शुरू से ही सोच रहे थे कि काश इनके जैसा कोई हमारा प्रतिनिधि सदन में होता। जब हम देखें कि हमारी समस्या सदन में मूल रूप से नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि उठने वाली समस्या जो हैं उलझी हुई रहती हैं, हमने कई एक बार अपने माननीयों के पास फरियाद लेकर गए, जहां से अपमानित होकर हमें आना पड़ा। तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि प्रिय रंजन जैसे लोगों को हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए।
और हम सबों ने इन्हें उत्प्रेरित करने का काम किया। समय समय पर जब हम इनसे मिलते थे तो इनके अंदर जो जज्बात थी शिक्षकों के कल्याण के लिए, इनके अंदर जो जज्बात थी कि 1980 को 28 से कुछ विद्यालयों का अधिग्रहण हुआ एक लंबे संघर्ष के बाद, और सितंबर 83 तक विद्यालय का अधिग्रहण हुआ। उसके बाद में अधिग्रहण की प्रक्रिया बंद हो गई। 86 तक कॉलेजों का अंगीभूतीकरण हुआ, उसके बाद में बंद हो गई। इनके अंदर एक बात थी, एक कसक थी कि आखिर अधिग्रहण और अंगीभूतीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं बंद क्यों कर दी गई, इसके लिए एक लड़ाई होनी चाहिए। और हम लोग अपनी मांग उठाते रहे, लेकिन प्लेटफॉर्म हम लोगों को सही नहीं मिल रहा था, और हमारी मांग को प्लेटफॉर्म पर जैसा रखना चाहिए वैसा नहीं रखा जा रहा था। इसलिए हम लोगों ने इनको उत्प्रेरित करने का काम किया कि आप मैदान में आइए, हम शिक्षक आपके साथ हैं, और आप जैसे नेता को सदन में जाने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षक और शिक्षक के उद्धार के लिए वहाँ आप सही लड़ाई लड़ सकते, अपने बात को रख सकें। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग इनके साथ आए। आज हमारा पूरा संगठन जो जहाँ है, चाहे गैर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के भी लोग क्यों न हों, अपने दूरभाष के माध्यम से वो प्रचार में लगे हुए हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि एक काफ़ी मतों से ये विजयी घोषित होंगे। ये शिक्षकों की कामना है और शिक्षक इस काम में लगे हुए हैं। मैं आपको यह बता दूं कि समान शिक्षा प्रणाली आयोग का गठन हुआ था, जिसमें आपने पूर्व में चर्चा की। उसमें था कि सब के बच्चे एक विद्यालय में पढ़ेंगे, और सबसे पहले जब सरकार को विद्यालय और कॉलेजों की ज़रूरत पड़ेगी तो वित्तरहित शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। उसके कुछ अंश सरकार लागू कर रही है और कुछ अंशों को वो ठंडे बस्तों में बांध रही है। हम लोग इनसे उम्मीद किए हुए हैं कि उन सारी जो उपयोगी उसमें कॉलम है, उस कॉलम को मंच पर रखेंगे और सरकार से उसको लागू कराने का प्रयास करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम लोग चुनाव मैदान में इनको उतारे हैं। बल्कि एक कहिए कि एक ही संगठन नहीं, बिहार के पूरे संगठन इनके साथ खड़े हैं, और इनसे एक आशा की किरण दिखाई दिख रहे हैं कि जब इस सदन में जाएंगे तो हमारी शिक्षा और शिक्षा की बेहतरी के लिए वहाँ जुझारूपन दिखाएंगे।